Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड की जो आपके गेट एक्सेल 2026 के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। बेसिकली इस लेक्चर में जो है हम वो पीवाईक्यूज जो हैं वो उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो भी प्रीवियस जितने भी पीवाईक्यूज है मैक्स टू मैक्स 10 इयर्स तक के जो है पीवाईक्यूज इस जो लेक्चर सीरीज है यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर से कर ले, सो दैट आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। एंड जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप को उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डेली अपडेट्स है आपको इसके थ्रू मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, जो कि गेट एक्सेल में आता है, ठीक है, जो एप्टीट्यूड है उसके जो है 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड गेट एक्सेल में पूछा जाता है। और ये 15 मार्क्स जो है काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं, बिकॉज आपको पता है जो गेट का एग्जाम होता है, पेपर होता है, वो मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर जो एक एक नंबर है उनका बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है इस एग्जाम में, ठीक है। तो 15 मार्क्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो टॉप 50 टॉप 100 में आना चाहते हैं तो आपके जो गेट में स्कोर है, ठीक है, एटलीस्ट 50+2 यानी कि 60+ यानी कि होनी चाहिए अगर आप टॉप रैंकर्स में आना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है 15 मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके जनरल एप्टीट्यूड जो रहता है उसका सिलेबस क्या रहता है फॉर गेट एक्सेल। सबसे पहले यहाँ पे आता है वर्बल एप्टीट्यूड, यानी कि जो आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, जैसे कि टेंसेस है, आर्टिकल्स है, एडजेक्टिव्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, कंजक्शंस हैं, वर्ब नाउन एग्रीमेंट्स हैं एंड अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, वो ये सब इसमें पूछा जाता है। एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स का जो है यहाँ पर इस एरिया से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। 2 to 4 मार्क्स का जो है, ठीक है, इसमें से यहाँ पर, ठीक है, पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर से या फिर आपकी जो वोकेबलरी है, वर्ड्स हैं, इडम्स हैं, फ्रेजेस हैं, कंटेक्स्ट में, रीडिंग्स, कॉम्प्रिहेंशंस, नरेटिव सीक्वेंसेस। और राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा आपको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स या फिर पाई चार्ट या फिर जो अदर ग्राफ्स है, ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डाटाज है, ठीक है, या फिर टू टू एंड ये 2D प्लॉट्स हैं या फिर जो मैप्स हैं, टेबल्स हैं, उनकी फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस है या फिर एस्टिमेशन, जैसे कि आपका रेशियो से हर बार क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, पावर से आता है, एक्सपोनेंट से आता है, ठीक है, लॉगरिथम्स जो होते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, सीरीज से क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री से हर बार क्वेश्चन आता है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से क्वेश्चन आ सकता है आपका, प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जैसे कि लॉजिकल डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉगी है, न्यूमेरिकल रिलेशंस है, रीजनिंग है, एंड स्पेटियल एप्टीट्यूड जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द शेप्स, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्केलिंग है, मिररिंग, असेंबलिंग, ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग पैटर्न इन 2 and 3 डायमेंशन, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हैं, ठीक है। इन टॉपिक से जो है आपकी गेट एक्सेल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो गेट में आते हैं। चलिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Even though I had planned to go skiing with my friends, I had dash at the last moment because of injury. ठीक है। अब आपको इस जो सेंटेंस है इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेरा जो था, ठीक है, स्कीइंग पर जाने का प्रोग्राम था। स्कीइंग यानी कि स्कीइंग एक तरह का स्पोर्ट होता है, ठीक है, दैट मीन्स स्लाइड ऑन स्नो, ठीक है। ये जो एक तरह का स्पोर्ट होता है इसको बोलते हैं स्कीइंग, ठीक है। तो मेरे दोस्तों के साथ मेरा स्कीइंग जाने का प्लान था, लेकिन आई हैड टू डैश एट लास्ट मोमेंट बिकॉज ऑफ इंजरी, लेकिन मुझे जो है इंजरी हो गई थी, इसलिए मुझे लास्ट मोमेंट पर, ठीक है, यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड जो है आपको यूज करना है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो देखिए बैकअप जो होता है, ठीक है, बैकअप वर्ड जो होता है एक तरह से सपोर्ट सिस्टम के लिए होता है, यानी कि सपोर्ट समवन,
उसके लिए हम यूज करते हैं बैकअप, यानी कि यहाँ पर जो है सपोर्ट की तो कोई बात ही नहीं करी गई है। बैक ऑफ जो होता है, ठीक है, इस तरह का जो है, ठीक है, ये वर्ड जो है कोई भी स्टैंडर्ड फ्रेज में यूज नहीं होता है, ठीक है। और जो बैक ऑन होता है आपका, बैक ऑन, जैसे कि फॉर एग्जांपल गेट बैक ऑन, गेट बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। सो इस तरह के जो फ्रेजेस है उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। बैक, गेट बैक ऑन द ट्रैक, या फिर हम बोल सकते हैं गेट बैक ऑन अ प्रॉमिस, ठीक है। गेट बैक ऑन यानी कि वापस आ जाओ, इस काम को कर लो, इसको काम को करने के लिए वापस, मतलब ठीक है, इसको चालू करो, तो उसके लिए हम बैक ऑन वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे बैक ऑफ का भी यूज नहीं होगा, ठीक है। बैक ऑफ जो है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फ्रेज के लिए, ठीक है, यूज नहीं होता है। सी भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है विड्रॉल, इसका मतलब होता है विड्रॉल फ्रॉम कमिटमेंट, विड्रॉल फ्रॉम कमिटमेंट और एनी प्लान, या फिर योर एनी एग्रीमेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैकआउट करना, ठीक है। किसी भी चीज से बैकआउट करना, पीछे हट जाना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट वर्ड है जिसका यूज यहाँ पर होगा, दैट इज योर बैकआउट, ठीक है। इवन दो आई हैड प्लान टू गो स्कीइंग विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। इवन दो, हालांकि मेरा जो था, ठीक है, एक प्लान था मेरे दोस्तों के साथ स्कीइंग पर जाने का, लेकिन आई हैड टू बैकआउट, मुझे, ठीक है, पीछे हटना पड़ा एज ए लास्ट मोमेंट, क्योंकि मुझे क्या हो गई थी, इंजरी यहाँ पर हो गई थी। ऑलराइट, आप सभी को समझ में आया? चलिए, so your next question is, the president along with the council of ministers to visit India next week, select the most appropriate option to complete the above sentence। अब देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका टेंसेस से है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, दो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या है, और एक सिंगुलर नाउन है, क्या है, एक ही इंसान की यहाँ पर बात करी गई है, ये जो है सिंगुलर नाउन है, ठीक है। एंड अलोंग विद द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, अब ये जो है अलोंग विद द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये क्या है, ये एक इंटरवीनिंग फ्रेज है, ये क्या है, इंटरवीनिंग फ्रेज है, ठीक है। दैट डज नॉट, ठीक है, दैट डज नॉट चेंज, दैट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। मतलब देखो, ये जो है, ठीक है, एक प्रेसिडेंट, यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन की बात करी गई है। अब ये जो बीच वाला जो सेंटेंस है, अलोंग विद द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, दिस इज अ इंटरवीनिंग फ्रेज, ठीक है। यानी कि ये जो फ्रेज है आपका, इसका ये कुछ भी चेंजेस नहीं लेके आता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में, यानी कि यहाँ पर जो है जो भी वर्ड आएगा, ठीक है, वो सिंगुलर के लिए यूज होगा। टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक, ठीक है, विश है, ठीक है, प्रेसिडेंट अलोंग विद द काउंसिल मिनिस्टर टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, अब प्रेजेंट की, ठीक है, कि वो आने वाले हैं, ठीक है, डेफिनेट चीजों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा, विश यूज होगा, विशेष यूज होगा, विल विश होगा, या इज विशिंग होगा, ठीक है। अब देखिए, इज विशिंग तो यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, ठीक है। विल विश, ठीक है, ये वर्ड भी यहाँ पर यूज नहीं होगा। थोड़ा सा अगर हम टेंसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो प्रेजेंट टेंसेस होते हैं, ठीक है, सबसे पहले उनमें आता है सिंपल टेंसेस, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ जो आपकी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ठीक है, और साथ में इसमें जो है एस और ईएस का यूज होता है, ठीक है। अब जो आपका वर्ड है विश, ठीक है, वर्ड का ये विशेष ऐसे तो नहीं होता, कैसे होता है, विशेष होता है, ठीक है, यानी कि एक सिंगुलर वर्ड है, सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में एस और ईएस का यहाँ पर यूज होता है और ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यूज होता है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज विशेष, ठीक है, उसका सही उत्तर होगा विशेष, ठीक है जी। और देखिए,
यहाँ पर जो है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ही डज और डज नॉट का जब यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के साथ में डज और डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज होता है। यहाँ पर ड्राइव्स था, लेकिन यहाँ पर ड्राइव है, यहाँ पर ईएस और एस का यूज नहीं होता है। उसके बाद, ठीक है, डज ही, जब क्वेश्चन पूछना हो डज ही ड्राइव कार, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, पहले डू या डज का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट। अगर हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज होता है विद ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में जो है आपका विल, अगर फ्यूचर की बात करी गई होती कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बोला गया है प्रेजेंट के बारे में, ठीक है जी। तो फ्यूचर में जो सब्जेक्ट के साथ आपका विल, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट का यहाँ पर यूज होता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, उसमें जो है सब्जेक्ट के साथ जो है इज एम आर। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस की बात करी गई होती तो इज विशिंग, ठीक है, वहां पे हम सोच सकते थे। और राइट, तो यहाँ पे आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। और अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी का यूज होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज होता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज होता है। एंड जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, वहां पर हैज और हैव का यूज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉट का यूज होता, ठीक है, नॉट का यूज होता, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वहां पर भी हैज और हैव का यूज होता है, ठीक है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है वो यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, आपका हैज और हैव के साथ में बीन का यूज होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। पास्ट में आपकी हैड और हैड बीन का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और फ्यूचर में आपका विल हैव बीन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल से जो टेंसेस हैं उनके फॉर्मूलाज हैं, उनको आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An electricity utility company charges 7 rupees per kilowatt per hour if 40-watt desk light is left on for 10 hours each night for 180 days. What would be the cost of the energy consumption if the desk light is on 2 more hours each night for 180 days? What would be the percentage in the cost of energy consumption? So ये जो है आपको फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर किलो वॉट पर आवर में दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, ठीक है, डेस्क में जो भी लाइट है, ठीक है, वो यहाँ पर जो पावर है यहाँ पे 40 वॉट में दी गई। सबसे पहले हमें एट फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट, क्या, वी हैव टू कन्वर्ट पावर रेटिंग टू किलो वॉट, ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है किलो वॉट पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें पावर दी गई है 40 वॉट, ठीक है, 40 वॉट दी गई है, यानी कि 40 अपॉन में 1000, ठीक है, यानी कि यहाँ से 0 से 0 कट हो गई, यानी कि 0.04 किलो वॉट, ठीक है। ये इसको हमने किलो वॉट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे बोला है, ठीक है, जो आपका डेस्क है, ठीक है, डेस्क लाइट यूज्ड फॉर, ठीक है, यूज फॉर 10 आवर्स पर डे, 10 आवर्स पर डे, ठीक है, यानी कि देखिए, इफ डेस्क लाइट इज लेफ्ट फॉर 10 आवर्स पर डे, ठीक है, ईच नाइट फॉर 180 डेज, यानी कि 10 घंटे के लिए अगर ये डेस्क लाइट जो है छोड़ दी जाए, और हर रात जो है 180 दिन के लिए जो है ये छोड़ दी जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन निकालना है,
ठीक है, ईच नाइट फॉर 180 डेज। ठीक है, तो यानी कि आपका जो एनर्जी है वो कितनी निकल जाएगी, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, दैट इज जो आपकी E1 है यहाँ पर वो कितनी आ जाती है, दैट इज 72, ठीक है, किलोवाट पर आवर। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, हमें निकालना है कॉस्ट। अब देखो, अगर आपका जो है किलो वॉट पर आवर अगर आपका 7 रुपीज का पड़ता है, तो 72 जो किलो वॉट पर आवर है वो कितने का पड़ेगा, दैट इज आपका 72। ठीक है, जो भी एनर्जी है उसका हम रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज योर 7। तो ये यहाँ पर कॉस्ट हमारी निकल के आती है 504 रुपीज। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर जो है हमने 10 दिनों के लिए निकाल दिया, बोल रहा है कि यहाँ पे 2 आवर्स मोर। पहले 10 घंटे के लिए छोड़ते थे, अब 2 घंटे ज्यादा नहीं किया, यानी कि 12 घंटे के लिए। ठीक है, तो डेस्क लाइट यूज फॉर 12 आवर्स, यानी कि अब जो आपकी एनर्जी है, यानी कि जो आपकी E2 है, ठीक है, E2 क्या है, दैट इज 0.04 इंटू 12 इंटू 180। ठीक है, जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 86.4 किलोवाट पर आवर। ठीक है, किलोवाट पर आवर। अब यहाँ पर जो हम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है, 86.4 इंटू 7, आपके पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी ₹604.8। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, ठीक है, अब हम परसेंट कितनी इंक्रीज हुई है, व्हाट वुड बी द परसेंट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू कॉस्ट इंक्रीज, ठीक है, अपॉन इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो कॉस्ट इंक्रीज है उसको निकालने के लिए, ठीक है, जो आपका यहाँ पर C1 और ये C2 है, तो C2 में से क्या करेंगे, हम C1 को माइनस कर देंगे। C2 है हमारे पास 604.8 माइनस 504, यानी कि आपके पास जो है 100 पॉइंट, ठीक है, 100.8 जो है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर, ठीक है, क्या निकल के आता है, कॉस्ट इंक्रीज। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज यहाँ पे निकल के आती है। कॉस्ट इंक्रीज हमारे पास 100.8, इनिशियल कॉस्ट है हमारे पास 504 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, आपके पास क्या निकल के आएगा, दैट इज योर 20 इंटू 100, यानी कि 20%। अब यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 20% हुआ है, और जो इनिशियल कॉस्ट थी आपकी कितनी है, 504 रुपीज, 504। एंड दैट्स हाउ योर क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। योर क्वेश्चन नंबर 4, रीड इट आउट। In the context of the given figure, which one of the following options correctly represent the entries in the block labeled 1 2 3 4 respectively? अब आपको जो है, जो ये ब्लॉक 1 है, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 3, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स दिए हैं, साथ में नंबर्स दिए हैं, तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब ABCD तो सबको आती होगी, है ना। चलिए यहाँ पर नंबर लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर, ठीक है, जो अल्फाबेट्स है और ये नंबर्स, इनके बीच में रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए,
जो n है n के नीचे 21 लिखा है, ठीक है, n है अब यहाँ पर n के नीचे 14 लिखा है और u के नीचे क्या लिखा है, u के नीचे यहाँ पे 14 लिखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो u के नीचे यहाँ पे 21 है, n के नीचे 14 है, यानी कि 21 और 14 तो है, यानी कि u जो है, u के नीचे 21 है वो इस तरफ आएगा और n के पास n जो है 14 नंबर पे है तो वो इस तरफ आएगा, यानी कि इस डायगोनल फॉर्म में जो है ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर f जो है, f रिलेटेड f जो है 6th पोजीशन पे है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर जो भी 9th पोजीशन पे अल्फाबेट है वो आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा i, 1 पे क्या आएगा, i आएगा, ऑलराइट। यानी कि आपका जो है यहाँ पर अब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर i है, ठीक है, यहाँ पर i है। उसके बाद जो h है, ठीक है, h कौन से नंबर पे है, दैट इज योर 8th, यानी कि यहाँ पर 4th नंबर पे आपका 8 आएगा, 4th नंबर पे 8 आएगा, फर्स्ट नंबर पे आई आएगा, ठीक है। उसके बाद जो ओ है आपका, ठीक है, ओ 15th नंबर पे है, ठीक है। अब यहाँ पर जे देखते हैं, जे कितने नंबर पे है, जे आपका 10th नंबर पे है, यानी कि यहाँ पे आपका जे आएगा और यहाँ पे आपका 10 आएगा। आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, दैट इज योर सी। क्लियर है सभी को। अब इस तरह के इजी क्वेश्चन जो है वो गेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पर बोला है अ बैग कंटेन्स वायलेट, येलो, ठीक है, रेड एंड ग्रीन बॉल्स ऑन द काउंटिंग दैम द रिजल्टिंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन, ठीक है। यानी कि एक यहाँ पर जो है बैग है उसमें आपके पास वायलेट, ठीक है, येलो, रेड, ग्रीन, इस तरह की जो बॉल्स है, ठीक है, बॉल्स यहाँ पर है। अब बोला है कि ऑन काउंटिंग दैम, ठीक है, द सम ऑफ द येलो बॉल्स एंड द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द वायलेट बॉल इज 50, यानी कि सम ऑफ द येलो बॉल, जो भी येलो बॉल का सम आता है, और यानी कि एंड ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ वायलेट बॉल, यानी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ वायलेट बॉल कितनी है, 50 है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है जो सम ऑफ द नंबर ऑफ वायलेट बॉल्स है प्लस में ग्रीन बॉल्स है वो भी 50 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब क्या बोला है, जो सम ऑफ द येलो बॉल्स है, येलो बॉल्स हैं और रेड रेड बॉल है, उनका सम भी 50 है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है जो वॉयलेट बॉल है ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द रेड बॉल है वो भी कितनी है, 50 है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉल इन द बैग। अब कौन सा पाई चार्ट है वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉल्स इन द बैग्स, ऑलराइट। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। सो जो भी इक्वेशन अभी हमने बनाई थी उनको एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। y प्लस में, ठीक है, 2 v इज इक्वल टू 50, दैट वाज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट इज v प्लस में g, यानी कि वॉयलेट प्लस में ग्रीन इज इक्वल टू 50, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। येलो प्लस में रेड इज इक्वल टू 50, दैट इज इक्वेशन नंबर 3rd, एंड योर वॉयलेट प्लस में 2r इज इक्वल टू 50, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है, इससे जो है हम r निकाल सकते हैं, ठीक है, r इसमें हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 2r इज इक्वल टू 50, अब v जो है यहाँ पे प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एंड r इज इक्वल टू 50 माइनस v अपॉन में 2, ठीक है। अगर हम जो है इसको इस तरह से लिखे 50 अपॉन में 2 माइनस v अपॉन में 2, एक ही बात है, एलसीएम दोनों का क्या है, मतलब 2 ही है, ठीक है। जो यहाँ से इसको हम कट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा r इज इक्वल टू 25 माइनस v अपॉन में 2, ऑलराइट। और ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है जी। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर सकते हैं। पहले जो इक्वेशन नंबर 3rd है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3rd है आपकी, ठीक है, यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू 50 माइनस में y, ठीक है। तो इधर जो है हम अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं हम y निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 50 माइनस में r, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर सकते हैं 50 माइनस, ठीक है, r की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस v, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। अब v इज इक्वल टू 50, ठीक है, यहाँ पे माइनस है यानी कि 50 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे, ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है v अपॉन में 2, तो 50 माइनस में 25 इक्वल 25 प्लस में v अपॉन में 2, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पर निकल के आती है,
अब इस y को जो है हम इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू y प्लस में 2v इज इक्वल टू 50, ठीक है। y की वैल्यू है 25 प्लस में v अपॉन में 2 प्लस में 2v इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 50 हो जाएगा, प्लस में v अपॉन में, ठीक है, 4v इज इक्वल टू 50 एंड 50 प्लस में v प्लस में 4v इज इक्वल टू, ये दो इस तरफ चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे 100 हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस में, देखिए 1v प्लस 4v यानी कि 5v इज इक्वल टू 100, ठीक है। यानी कि यहाँ पे निकल जाएगा 5 इज इक्वल टू, ठीक है, 100 माइनस 50 एंड v इज इक्वल टू 50 अपॉन में 5, यानी कि यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमारे पास v यहाँ पर 10 जो है वो निकल के आ जाता है, ठीक है। अब इसको जो है हम इक्वेशन नंबर, ठीक है, किस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है हम इक्वेशन नंबर, ठीक है, सेकंड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं g इज इक्वल टू 50 माइनस वी, ठीक है, g इज इक्वल टू 50 माइनस वी यानी कि 10, और g हमारे पास कितना जाता है, दैट इज 40। g हमारे पास v जो है वो 10 आ गया, और g जो है वो कितना है, दैट इज योर 40। अब g की वैल्यू जो है, ठीक है, इसको हम और कहाँ पे पुट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर अब क्या निकालना है, हमें यहाँ पर r निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू में जो हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 25 माइनस वी अपॉन में 2, तो यहाँ पर आ जाता है r इज इक्वल टू 25 माइनस, ठीक है, 10 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 25 इंटू 2 माइनस 10 अपॉन में 2, यानी कि 50 माइनस 10 अपॉन में 2, 50 माइनस 10 हो जाता है आपका यहाँ पर 40 अपॉन में 2, यानी कि यहाँ पर जो है वो v r जो है आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज योर 20, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, y की वैल्यू जो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस आर, यानी कि y इज इक्वल टू 50 माइनस आर है हमारे पास 20, y इज इक्वल टू 30, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू वो आ जाती है। यानी कि v जो है आपका 10% होगा, r आपका 20% होगा, येलो कलर जो है आपका 30% होगा, और g कलर जो है आपका 40% होगा, ठीक है। यानी कि, ठीक है, देखो v आपका 10% है, r 20% है, येलो 30% है, और g आपका 40%, यानी कि जो फर्स्ट जो आपका, ठीक है, पाई चार्ट है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है ये। तो his life was divided between the books, his family, his friends, and the long walks. A solitary man, he worked at all hours without much method and probably caught his fatal illness in this way. To his own name, there is not much to show, but such was his liberty that he was continuously helping others, and fruits of his erudition was widely scattered and have gone to increase many a comparative stranger's reputation. That was written from E.V. Lucas a funeral, ठीक है। अब ये फ्यूनरल से जो है एक यहाँ पर ठीक है एक कॉम्प्रिहेंशन लिया गया है। पूछा गया थी, based on information provided in the above passage, which one of the following statement is correct? The solitary man described in the passage is that the stranger helped create a grand reputation for a solitary man. Described in the passage, a solitary man described in the passage found joy in scattering fruits. A solitary man walked in the court where he fell ill. Is it true? देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला गया है। Solitary man describes a passage found joy नहीं। The stranger helped create a grand reputation for a solitary man described in the passage, no। जो solitary man है यहाँ पर डिस्क्राइब हुआ पैसेज में, दैट इज डेट। इसका जो फर्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक फ्यूनरल से जो है ये लिया गया है, ठीक है, और ये किसी इंसान के बारे में बताया गया है जो अभी जीवित नहीं है, जिसकी लाइफ थी, ठीक है, वो उसका यहाँ पर यूज किया, ही वर्कड, ऐसे उसने काम किया था। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी योर ए। ऑलराइट, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ क्लॉक शोन इन द फिगर दैट इज ओ डैश ओ क्यू एस ओ क्यू एस देन जेड देन पी देन आर एंड टी, ठीक है। और इसी तरह से जो यहाँ पर क्या है एक्स डैश एक्स स्टार है, यानी कि एक्स से, ठीक है, एक्स से जाएगा ये एक्स टू जेड, ठीक है, देन पी देन डब्ल्यू, ठीक है, देन वाई देन ओ एंड देन क्यू। अब बताओ कि पी स्टार के लिए क्या होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर, ठीक है, इट विल गो टू पी, ठीक है, उसके बाद जाएगा ये आर, ठीक है, उसके बाद जाएगा ये आर देन टी, ठीक है, उसके बाद जाएगा ये किस पे, दैट इज योर ओ, दैट इज योर ओ, ठीक है, देन क्यू, ठीक है, उसके बाद एस एंड यू। इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है, दैट इज योर सेकंड, ठीक है, यानी कि पी आर टी, जो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, दैट इज योर बी। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर पूछा है, कंसीडर अ 5 डिजिट नंबर पी क्यू आर एस टी that has distinct digit and satisfy the following condition. If the integer 1 through 8, 1 to 5 are used to construct such number, the value of p is, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं p की वैल्यू, बोला है अगर हम p को 1 मान के चलते हैं तो 1 जो है वो कम होता है q को हम जो ये है यहाँ पर 2 लेके चलते हैं, ठीक है, q है यहाँ पर 2, ठीक है। अब जो s है, ठीक है, अब s को मान के चलते हैं हम, क्या है 3 है, ठीक है, 3 क्या है, ग्रेटर देन क्या है 1 है, ठीक है। और ये जो p है ग्रेटर देन t है, तो यहाँ पर तो जो हमारा अजम्पशन है वो गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 to 5 बोला है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक से छोटा तो 0 ही होगा, यानी कि 1 तो यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। अब सेकंड हम मान के लेके चलते हैं 2, p को हम 2 मान के चलते हैं कि p जो है हमारे 2 का बराबर है, तो 2 जो है 2 जो है यहाँ पर क्या है, ठीक है, 2 जो है लेस देन है, 2 इज लेस देन, ठीक है, 3, ठीक है। अब यहाँ पर s को अगर हम 4 मान के चलते हैं, ठीक है, अगर हम s को 4 मान के चलते हैं तो 4 बड़ा है किससे, p से, और p जो है बड़ा है किससे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं 1 से। लेकिन जो r है, ठीक है, जो r है, ठीक है, यहाँ पर मान लो r जो हमने r जो है, ठीक है, वो क्या है, r को हम यहाँ पर 5 मान के चलते, छोटा है किससे, t से, तो ये तो फिर से गलत हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा। सो अगर हम यहाँ पर जो है p को क्या मान के चलते हैं, 3 मान के चलते हैं, ठीक है, 3 लेस देन क्या है 4, ठीक है। s क्या है, s को हम 5 मान के चलते हैं, s बड़ा है किससे, p से, और p बड़ा है किससे, t से। r को हम 1 मानते हैं, 1 जो है लेस देन है किससे, t से। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी कि जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है दैट विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि अ बिजनेसमैन पर्सन बाय potatoes of two different varieties P and Q, mixes them in the certain ratio and sell them 8 rupees 192 per kg. The cost of the variety of P is 800 for 5 kg and the cost of the variety for Q is 800 for 4 kg. If the person get 8% profit, what is the PQ ratio by weight? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बोला है कि जो आपका जो कॉस्ट प्राइस है पी वाले का, जो कॉस्ट प्राइस है पी वाले का वो कितना है, वो 800 रुपीज़ है पर केजी, यानी कि अगर हम 800 रुपीज़ है मतलब 5 किलो का, तो यहाँ पर केजी अगर हम निकालते हैं यहाँ पे 160 रुपीज़ पर केजी यहाँ पर निकल के आता है, ठीक है। अगर हम जो कॉस्ट प्राइस है वो क्यू का निकालते हैं तो 800 रुपीज़ है, मतलब 4 kg का, तो यहाँ पर जो है 200, ठीक है, केजी, ठीक है, पर केजी यहाँ पर जो है निकल के आता है। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं कि
लेट द टोटल वेट ऑफ पी एंड क्यू। अगर इस पी को हम मान लेते हैं एक्स और क्यू को मान लेते हैं हम वाई, ठीक है, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी, ठीक है, यानी कि 160, यानी कि एक्स प्लस में 1 प्लस में 200, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। जो टोटल कॉस्ट प्राइस है मिक्सचर की, ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब जो टोटल है आपका वो क्या आएगा, x प्लस में y kg, ठीक है। यानी कि अब जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, अब यहाँ पे बोला है जो सेलिंग प्राइस है मिक्सचर का वो कितना है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, ₹192, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे 192 x प्लस में y, यानी कि मिक्सचर जो है यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो इस जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर जो प्रॉफिट है, यहाँ पर 8% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू 1 प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हमारे पास 192 x प्लस में y इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है 160 x प्लस में 200 y इंटू, ठीक है, यहाँ को कॉस्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट है आपका कितना 8% का, ठीक है। तो परसेंट 8% यानी कि 8/100, यानी कि 0.08, तो यहाँ पे 1 प्लस में 0.08, तो यहाँ पे आ जाएगा 192, ठीक है, x प्लस में y इज इक्वल टू, ठीक है, 160 x प्लस में 200 y इंटू 200 y, ठीक है, ये प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, प्लस में 1.08, ऑल राइट, ओके। सो यहाँ पर जो है आपका जो है ये डिवाइड होगा इससे, ओके। सो यहाँ पर आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यानी कि 192 क्या जाएगा 192 x प्लस में 192 y इज इक्वल टू, ठीक है, अब 16 जो आपका, ठीक है, यानी कि अब ये जो है 160 x प्लस में 200, अब इसको आप इस तरफ ले आओगे 1.08 इंटू, ठीक है, 60 x प्लस में 200 y, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 192 x प्लस में 192 y इज इक्वल टू, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इसके यहाँ पे आ जाएगा 172.8 x प्लस में 216, ठीक है, y, ऑलराइट। अब x की वैल्यू आप एक तरफ ले आओगे और y की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे, यानी कि 192x, ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे ये प्लस में इस तरफ आके माइनस 172.8 प्लस में 192y, यहाँ पे इस तरफ आके 216y इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद, ठीक है, जब आप 192x माइनस 172.8x इसको आप माइनस करोगे प्लस में, ठीक है, 192y माइनस 216 y इज इक्वल टू 0। अब इसको जब आप माइनस करोगे आपके पास आएगा 19.2x, यहाँ पे प्लस में आएगा आपके पास 24y इज इक्वल टू 0। अब, ठीक है, अब यहाँ पे 19.2x, ठीक है, इज इक्वल टू 24y आएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस था यहाँ पर, ठीक है, इस तरफ जाके प्लस में हो गया, ऑलराइट। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 24y, इस यहाँ पे डिवाइड में था, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर जो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। अब जो है x, अगर y को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई में था, इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 24 अपॉन में 19 पॉइंट में 2, ठीक है। तो x अपॉन में y की रेशियो यहाँ पे पूछी है 24, यहाँ पर 0.92, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 4 2 1 2 0 एंड यहाँ पर आएगा आपका 96, फिर से यहाँ पे 2 से गया, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 48, फिर से यहाँ पे से 2 से गया,
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 24, यहाँ पे फिर से 2 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है, यहाँ पर जाएगा आपका 3 से, ठीक है, 3 5 15 एंड 3 4 जा 12, यानी कि x अपॉन में y कितना आ गया आपके पास, दैट इज योर 5 अपॉन में 4, ऑलराइट, यानी कि जो आपकी रेशियो है वो कितनी आई है, दैट इज 5 अपॉन में 4, ऑलराइट। चलिए, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे जो है 3 विलेजेस दिए गए हैं PQR and are located in such a way that the distance of PQ is 13 मीटर, इनकी डिस्टेंस जो है PQ की वो कितनी है, 13 किलोमीटर है, और QR जो है आपके पास यहाँ पे 14 किलोमीटर दिया है, और जो RP है आपके पास 15 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। एक स्ट्रेट रोड है जो कि ज्वाइन करता है QR एंड इट इज प्रपोज टू कनेक्ट टू P। अब एक स्ट्रेट रोड यहाँ पे बनाएंगे जो कि QR को जो है वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि एक और रोड जो यहाँ पर बनाना है, तो मिनिमम पॉसिबल लेंथ क्या है इसको कनेक्ट करने के लिए, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी। देखिए, तो जब भी कोई भी ट्राइंगल आपके पास दी होती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ट्राइंगल दी होती, ठीक है, अब इसकी वैल्यू दी होती, इसकी वैल्यू दी होती, इसकी वैल्यू नहीं दी होती, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, अब ये ट्राइंगल है, इसको तीनों की तीनों वैल्यू जो है यहाँ पर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एस जो होता है, सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एक्स होता है आपको जो सेमी पेरीमीटर होता है, दैट इज योर ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, सो ये यहाँ पर जो है हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको जो है हम वो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो ए है हमारे पास वो कितना है, 14 प्लस में 15 प्लस में 13 अपॉन में 2, ठीक है। जब इसको आप प्लस करोगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 42 अपॉन में 2, यानी कि यहाँ पर आएगा 21। तो आपका जो सेमी जो यहाँ पे पेरीमीटर है वो यहाँ पर 21 जो है निकल के आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, सो एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, एस कितना है 21, ठीक है, 21 माइनस में 14, ठीक है, 21 माइनस में 15 एंड 21 माइनस में 13, ऑलराइट। सो एरिया इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब जो 21 है 14 माइनस यहाँ पर आ जाता है आपका 7, ठीक है, और 21 में 50 माइनस किया तो आपके पास आ जाता है यहाँ पर 6, और 21 में 13 माइनस किया तो आ जाता है आपके पास 8, यानी अंडर रूट 7 में, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, 21 को आप 7 से 6 और 8, इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 7056, और जब आप 7056 का जो रूट है, ठीक है, इसको करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, 84 इंटू 84, यानी कि एरिया आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 84, यहाँ पे पेयर बन गया तो एक यहाँ पे बाहर निकल गया, तो यानी कि 84 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो है एरिया निकल के आ गया। अब हमें जो है जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया यहाँ पर निकालना है, तो एरिया आ जाता है उसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइट निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया जो है इस तरफ चला जाएगा, तो इस तरफ जो ये चला जाएगा, तो ठीक है। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे साथ में एरिया जाएगा, और बेस जो है वो बिलो में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइट इस तरफ गया तो ये चेंज हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया आपके पास 84 अपॉन में बेस कितना है आपके पास, दैट इज ये आपका बेस है QR, दैट इज योर 14। तो यहाँ पर जब आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे 168 अपॉन में 14, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर, ठीक है। कितनी हाइट चाहिए रहेगी, दैट इज योर 12 किलोमीटर, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, इफ यू लाइक द वीडियो, ठीक है, सो वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।